नमस्कार दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई के एग्जाम में भारतीय दंड विधान और भारतीय संविधान और मूल विधि आना एक तय बात है। इसी के उपलक्ष्य में मैं यह घटना चक्र की मूल विधि का आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। यह केवल घटना चक्र की किताब है जो 160 पन्नों में इसका PDF है 161। मैं इसे 10 पार्ट में करके आपको दूंगा और हो सकेगा तो मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करके क्विज भी लाऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। यह है मूल विधि। इसमें IPC, CRPC और भारतीय संविधान तीनों पूछे जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। भारतीय दंड विधान 1860। स्टेफेन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल दोनों ही होता है। निषिद्ध मीन्स होता है रोका जाना, और समाज के नैतिक यानी जो सामान्य रूप से नैतिक कर्तव्य हैं उनके मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइन्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में अपराध को परिभाषित करते हुए लिखा है, अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। अनुशास्ती मीन्स होता है अपराध, मतलब उसका उल्लंघन। जैसे कोई कानून बना हुआ है, अगर हम उसके अनुशास्ती यानी उसके विपरीत जाकर अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके अनुशास्ती दंड है। अपराध के निम्नलिखित 4 आवश्यक तत्व हैं: मानव, आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, आपराधिक कृत्य तथा ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। यहाँ पर दूसरा पॉइंट नोट करने वाला ये है, मेंस रिया मतलब आपराधिक मनस्थिति। अगर आप किसी को बचाने या स्वयं को बचाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं कि अगर मैं यह कार्य कृत्य नहीं करूँगा तो मुझे हानि पहुँचेगी, तब वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यानी किसी भी गलत कार्य को करने के लिए आपकी आपराधिक मनोदशा होनी चाहिए, यानी आपकी आपराधिक मन होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन लागू के विस्तार से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता यहाँ भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है, जो कि अब ऐसा नहीं है, इसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पहले राजश्री दंड संहिता लागू होती थी, जो कि अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे भी हमारा इंडियन पीनल कोड लागू होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अपराध करता है वही संहिता द्वारा दंडित किया जाएगा। इस संहिता की धारा 4 के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर, वह चाहे जहां भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा जब इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है कि पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष का हो, या इसको पर इसी प्रकार इसी शब्द किसी भी आयु के मानव नारी का घोतक है। धारा 18 के साथ भारत से तात्पर्य जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर समूह भारत से है, जो कि वैसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 लोक सेवक से संबंधित यानी पब्लिक सर्वेंट, यानी जैसे जो भी हमारे सरकारी सेवक होते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों ना हो, वह धारा 21 के अंतर्गत पब्लिक सर्वेंट से आते हैं। इस संहिता की धारा 24 में बेईमानी से की परिभाषा दी गई, जो कि शासन से कोई कार्य करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाप कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारक, तो उस कार्य को बेईमानी से करता है। धारा 25 में कपटपूर्वक यानी फ्रॉड को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट करने का आशय से कहता है और कहा जाता है कि कपटपूर्वक किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन से संबंधित इस धारा के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। एक आपराधिक कृत्य मतलब एक आपराधिक कार्य होना चाहिए, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया, मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हों। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबसे सामान्य आशय से अग्रसर करने में किया जाता है, वैसे व्यक्ति में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार के दायित्व के अधीन माने जाते हैं। मानव कार्य अकेले उस व्यक्ति जैसे कोई चोरी करने जा रहा है, अगर 4 लोग हैं, चारों लोग का समान आशय चोरी करना है तो वह कॉमन इंटेंशन में आएगा। धारा 34 के अधीन समान आशय करते हैं आशय आपराधिक कृत करने वाले लोगों को ज्ञात है, यानी चारों लोग को वो जो कार्य करने जा रहे हैं, वो चोरी करने जा रहे हैं या कोई गलत काम करने जा रहे हैं, मर्डर करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी गलत कार्य जो भारतीय दंड
संहिता के अनुसार अपराध माना गया है, वह अगर वो करने जा रहे हैं तो कॉमन इंटेंशन के द्वारा उनको शामिल किया जाएगा, उनके अपराध को। सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना पूर्व सहमति होती है, जबकि सामान्य आशय में पूर्व नियोजित दिमागों का सम्मिलन नहीं होता है। धारा 34 के अंदर सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण महबूब शाह बनाम इम्परर, वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य। धारा 40 में अपराध के बारे में वर्णन किया गया। धारा 41 के अनुसार विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होते हैं। धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लॉर्ड कोक के अनुसार कोई कृत्य स्वयं अपने आप में अपराध नहीं हो सकता जब तक वह आपराधिक मनस्थिति न किया गया। एक्टस रेसस नॉन फैसिट रियूम निसी मीन्स सिट रिया, मन स्थिति मेंस रिया का प्रमुख वाद है। यह एक रोमन वर्ड है। इसके प्रमुख वाद है आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टालसन, सिराज बनाम रूडियन एवं नाथुराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। धारा 52 में सद्भावपूर्वक शब्द परिभाषित है। इसके अनुसार कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई। सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना, इस बात को नोट करिएगा। धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए जो निम्नलिखित है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास। कारावास के दो प्रकार का है, अर्थात कठोर श्रम के साथ कारावास, सादा कारावास। संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें समझा रहा हूँ। कठोर श्रम के साथ कारावास यानी उनको अगर सज़ा दी गई है तो उनको सज़ा के साथ कोई कार्य भी सौंपा जाएगा जो उन्हें सज़ा काटते वक्त यानी जेल में रहकर करना पड़ेगा, वो कठोर कारावास। सादा कारावास खाली वह आजीवन या जितना भी न्यायालय ने उनको सज़ा दी गई है, सादा कारावास मतलब बिना किसी श्रम के। संपत्ति का संपहरण यानी उसके फॉरफीचर यानी उसने जो अपराध के द्वारा जो संपत्ति कमाई है उसका फॉरफीचर कर लिया जाएगा और जो भी व्यक्ति उसके द्वारा कारित अपराध से मतलब जो भी अपराध उसने किया है उससे उसको हानि पहुंची है, उस संपत्ति का संपहरण यानी फॉरफीचर करके उसको दे दिया जाएगा उस कारित व्यक्ति को। और कुछ न्यायालय के पास जैसा न्यायालय चाहे ऐसा कर सकती है, या जुर्माना या दोनों से। और धारा 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 का और 396 में मृत्यु दंड दिए जाने का प्रावधान है। और मृत्यु दंड के खिलाफ लास्ट अपील राष्ट्रपति किया जाता है, जिसको दया याचिका कहते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी का भी मृत्यु दंड माफ़ कर सकता है। धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है तो यदि समुचित सरकार उचित समझे तो मृत्यु दंड को कम कर सकती है। यहाँ समुचित सरकार का मतलब ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश राज्य के किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्यपाल उसको मृत्यु दंड से माफ़ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। समुचित सरकार मतलब भारत के राष्ट्रपति। धारा 57 के अंतर्गत दंडाविधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 63 के अनुसार जहां जुर्माने की राशि बताई नहीं गई है वहां जुर्माना कोई भी हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात युक्ति युक्त होगा। ये यूपीएसआई 20 जुलाई 2017। धारा 73 के अनुसार अभियुक्त को एकांत परिरोध में रखने की अधिकतम अवधि 3 मास है। एकांत परिरोध मतलब एकांत में रखने की अवधि, उसको जेल में सामूहिक रखा जाएगा अगर बहुत ही दुर्दांत है तो जैसा कोर्ट अच्छा समझे या उसके हित में समझे। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से नहीं है अधिक नहीं होगा। मतलब जो भी उसकी न्यायिक जुडिशियल रिमांड या न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा वो 14 दिन से अधिक नहीं होगा। भले उसको फिर से 14 दिन के लिए लेना होगा, लेकिन एक दिन का फिर उसको गैप देके फिर से 14 दिन का उसको रिमांड लिया जा सकता है। यदि कारावास 3 माह से अधिक अवधि का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक मास के एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में धारा 76 से 106 तक साधारण अपवादों यानी जनरल एक्सेप्शन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट है। धारा 76 से 95 की धाराएं क्षमा योग्य बचाव से संबंधित है। धारा 96 से 106 तक की धाराएं न्यायोचित प्रतिरक्षा से संबंधित है, यानी न्यायोचित प्रतिरक्षा यानी न्यायालय की अभिरक्षा में।
धारा 76 के अनुसार तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है, परंतु विधि की भूल बचाव नहीं। यहाँ कहने का आशय यह है कि जैसे हम किसी काम को कर रहे हैं तो जैसे उसमें मान लीजिए अगर हमारी कोई गलती हो गई तो तथ्य की भूल है, लेकिन विधि की भूल, अगर विधि ने उसको अपराध घोषित कर दिया तो ये विधि की भूल बचाव नहीं है। वहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा हम नहीं जा सकते। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ का है और राष्ट्रगान का या देश का अपमान करता है तो वो यह नहीं कर सकता कि हम नहीं जानते थे कि इस चीज़ का अपमान करना विधि के समक्ष अपराध है। धारा 77 में प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में किया जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विचार उसने की वह उसे विधि द्वारा दी गई है। मतलब कि अगर न्यायाधीश किसी को मृत्यु दंड देता है या कठोर कारावास देता है या मतलब कि उसको इम्प्रिजमेंट देता है तो वह ऐसा नहीं है कि वह ऐसा कार्य जो कर रहा है वह दंडनीय है, क्योंकि वह विधि द्वारा बनाई गई विधियों के अनुसार वैसा कार्य कर रहा है। धारा 78 के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया क्या अपराध नहीं है। क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या के क ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि क यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है और बिना वारंट के यानी उसको यह विश्वास था कि इसने संज्ञेय अपराध किया है, इसके आधार पर वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। इस प्रकार एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में वर्णित कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना से घटित होता है। दुर्घटना एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों का अधीन है जो निम्न कार्य आपराधिक आशय ज्ञान के बिना किया गया। यानी अगर जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उससे किसी को चोट कारित होती है या मृत्यु कारित होती है तो वह दुर्घटना तभी कही जाएगी जब हमारा मन आपराधिक स्थिति का न हो, आपराधिक आशय का न हो, हम किसी को जानबूझकर हानि पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाए या अन्य किसी प्रकार की हानि पहुंचे तो वह अपराध माना जाएगा। कार्य विधिपूर्ण प्रकार विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो, कार्य उचित सावधानी सतर्कता से एक कार्य विधिपूर्ण हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है। आर बनाम हेडले है एवं स्टीफेन का वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा को इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं जो 7 वर्ष के कम आयु के द्वारा शिशु द्वारा की जाती है, और धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व यानी समझ के शिशु के आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है। यानी अपरिपक्व यानी उसकी मानसिक योग्यता भी परिपक्व नहीं है। भारतीय दंड संहिता के तहत विकृचित व्यक्ति यानी पागल व्यक्ति, जैसे जो पागल है या जिसका दिमाग कम काम करता हो, अपराध में, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त जानते थे कि वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसा होने पर वह दंडित हो जाएगा। मैकनॉटन वाद विकृचितता अनसाउंड माइंड के आधार पर बचाव संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अनसाउंड माइंड मतलब पागल किस्म का व्यक्ति जिसके अपने दिमाग पे कोई बस न चलता हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करती है। यानी अगर कोई अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता यानी जैसे कि पागलपन या नशे के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा का प्रावधान करे। धारा 86 स्वैच्छिक मतता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। जैसे है कि हमने शराब पी ली और जानबूझ के जाके किसी की हत्या कर दी तो वह हमारा बचाव नहीं है। मान लीजिए हम नशे में हैं या अन्य कोई जैसे मतता मतलब हमारा बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा, तब हो सकता है कि वह हमारा आपराधिक कृत्य न माना जाए। अगर मेंस रिहा यानी समान आशय यानी आपराधिक मन न हो रहा हो तब इसी स्थिति को साबित एडवोकेट के माध्यम से किया जाएगा। सही गलत का निर्णय माननीय न्यायाधीश के द्वारा दिया जाएगा। पुलिस का कार्य केवल न्यायालय के आधार पे विधि के आधार पे अपराधी को पकड़कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 रोमन विधि शास्त्र के प्रति सूत्र वाल्टी नाट फिट इंजुरिया पर आधारित है। इसका अर्थ स्वैच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है। 87 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया, किंतु यह बचा इसी धारा में बड़े अपवादों का दिन है। सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपाधि कारित करना आशयित न हो,
उपर्युक्त की संभाव्यता का ज्ञान न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता अपराध नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा कार्य जो तुरंत धमकी के द्वारा विवश होकर किए जाने का फलस्वरूप होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमको मार दिया या कोई हमको धमका रहा है, अगर मानिए हमने उसको किसी प्रकार धक्का दे दिया, गिर गया, चोट हो गया, मतलब मृत्यु दंड से दंडित अपराधों को छोड़कर, मतलब जो अपराध मृत्यु दंड की श्रेणी में आते हैं उसको छोड़कर अगर कोई हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारी मानसिक अभियोग्यता ये रहती है कि मतलब खुद का बचाव करना, तब वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। धारा 95 के अनुसार तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वाला जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता। जैसे मान लीजिए किसी को मतलब कि कोई ऐसी बात अपशब्द कह देना या थोड़ा बहुत बहस वगैरह हो जाना, तुच्छ अपहानि मतलब कि उससे दोनों पक्षों पर कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिससे बहुत ज़्यादा, मतलब एक नाम मात्र की हानि होती है। धारा 96 से 106 में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है। संपत्ति और शरीर। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार यानी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने का अधिकार है जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर हमला कर रहा है उसके परिणाम मेरी मृत्यु हो ही जाएगी, उसको विश्वास हो, जब हमले से गौर उपाधि कारित होने की युक्ति को बलात्संग के आशय से हमला यानी बलात्कार के आशय से अगर कोई व्यक्ति हमला करता है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, यह भी एक तरीके का बलात्कार या अन्य अप्राकृतिक कृत्य है। अपहरण करने के लिए किया गया हमला, सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब फेंकने प्रयोग करने उसके प्रयत्नों पर गंभीर उपहत्या की युक्तियुक्त आशंका हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का है। जैसे कोई लूट हो रहा है या कोई रात्रि में गृहभेदन, यानी कोई जैसे कि आदमी सो रहा है और रात्रि में गृहभेदन कर रहे हैं, मतलब कि बिना उसकी अनुमति के गृह के अंदर आग द्वारा उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार जिसमें मृत्यु घोर उपहत्या की आशंका हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण अबेटमेंट अपराध उकसाने द्वारा, साशय सहायता द्वारा, षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। जैसे हम किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं या उसको सहायता कर रहे हैं साथ में रह के, यह षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। जयदेव बनाम स्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। धारा 120A के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करवाने सहमत, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। षड्यंत्र मतलब कि जब कई लोग मिलकर किसी कार्य के लिए ऐसा जो विधि विरुद्ध हो उसके लिए आपस में बैठ के एक समान सहमति के द्वारा उस कार्य को करते हैं, तो आपराधिक आशय भी होना चाहिए। और षड्यंत्र मतलब वही जो योजना बनी है सो षड्यंत्र। धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या दुष्प्रेरणा करना मृत्यु दंड से, आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है। 124 से राजद्रोह सेडिशन को परिभाषित करती है। 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दुष्प्रेरणा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा। मतलब कि भारत सरकार के प्रति नकारात्मक भाव यानी उसकी अवमानना, यानी जैसे उसकी बेइज्जती, अगर साफ शब्दों में कहते बेइज्जती यानी उसकी इज्जत न करना या उसके मतलब कह सकते हैं कि उसके विरुद्ध बात करना भारत सरकार के नियम या पैदा करने पर अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जाएगा या लगाया जा सके या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं आज की अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ।
और आपसे आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसी तरह आगे मूल विधि और जीएस से संबंधित अनेक प्रकार के क्विज को लाता रहूँगा, जिससे आप लोग कुछ ज्ञान अर्जन कर सकें। और यह उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश किताब वगैरह नहीं खरीद पाते या उन्हें अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ख़राब लगे तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगीं और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और उसे हमेशा सीखना है मरते दम तक। आप अपना कर्तव्य करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।